हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। दोस्तों, आज तारीख है 27 अगस्त और हम उपस्थित हैं आज के अत्यंत महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। ये प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह करेंट अफेयर्स का सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है, जिससे कि पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त हो गया है। हमें बताना है कि WHO ने किस देश को हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित किया है। हमारे ऑप्शंस हैं घाना, नामीबिया, नाइजीरिया और मिस्र। तो दोस्तों, यह देश है हमारा नाइजीरिया, यानी कि ऑप्शन सी। नाइजीरिया को WHO ने पोलियो से मुक्त घोषित किया है, जिससे कि पूरा अफ्रीका महाद्वीप ही पोलियो से मुक्त हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस बचा था। WHO ने साल 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरू किया था या शुरुआत की थी। तो WHO द्वारा यह कार्यक्रम 1988 में प्रारंभ किया गया था, वैश्विक पोलियो उन्मूलन का। आइए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई गई किस योजना के तहत प्रवासी नागरिकों को रोजगार दिया जा रहा है। हमें बताना है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है जिसके द्वारा प्रवासी नागरिकों को रोजगार दिया जा रहा है। हमारे ऑप्शंस हैं हनी मिशन कार्यक्रम, प्रवासी रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम या फिर प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम। तो दोस्तों, यह कार्यक्रम का नाम है, इस कार्यक्रम का हनी मिशन कार्यक्रम। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत प्रवासी नागरिकों को रोजगार दिया जा रहा है। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने अपने हनी मिशन कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के लिए स्थानीय और स्वरोजगार का निर्माण किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इन श्रमिकों की पहचान की थी और इन्हें मधुमक्खी पालन के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया था। फिर मधुमक्खी पालन गतिविधियों को संचालित करने के लिए उन्हें आवश्यक उपकरण, किट और मधुमक्खी बक्से भी प्रदान किए थे। तो इस कार्यक्रम का नाम हनी मिशन इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें रोजगार मधुमक्खी पालन के माध्यम से दिया जा रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ। हमारे ऑप्शंस हैं 700 मिलियन, 500 मिलियन, 200 मिलियन या फिर 800 मिलियन। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 500 मिलियन के अमेरिकी डॉलर के ऋण के समझौते की बात हुई है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की सेवा गुणवत्ता, नेटवर्क क्षमता और सुरक्षा में सुधार करना है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हमें बताना है कि असम में अफस्पा, जिसे कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम कहा जाता है, कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हमारे ऑप्शन हैं 8 महीने, 11 महीने, 6 महीने या फिर 10 महीने। तो यह अधिनियम दोस्तों वहाँ पर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, असम में बढ़ाया गया है 6 महीने के लिए। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने
और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है, किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है और बिना किसी पूर्व सूचना के। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। इसे हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है। अगर असम की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल तथा यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल होंगे दोस्तों जगदीश मुखी। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया। हमें बताना है भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की वृद्धि दर को शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हमारे ऑप्शन हैं 4.5%, 7.6%, 2.7% या फिर 3.9%। तो इन ऑप्शंस में से हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 4.5% वृद्धि दर नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है शून्य से। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से 4.5 नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर शून्य से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना जताई है। यानी कि वैश्विक वृद्धि दर शून्य से 6 से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना है और भारतीय वृद्धि दर शून्य से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बैंक ने कहा कि जनवरी से मार्च 2020-21 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। हमें बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हाल ही में लागू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, तो उसे राज्यों में किस राज्य ने सबसे पहले अपने यहाँ लागू किया है। हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो इन ऑप्शंस में से हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को अपने यहाँ लागू किया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति जिसका नाम नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगी। यानी कि अभी तक जो शिक्षा नीति कार्यरत थी वह था शिक्षा नीति 1986। अब 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का कानून 2009 के अंतर्गत या उसके दायरे में लाया जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा कितने करोड़ रुपए के। हमारे ऑप्शंस हैं 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ या फिर 40,000 करोड़। तो इनमें से हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए के खरीद बिक्री RBI द्वारा की जाएगी मुक्त परिचालन के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। RBI 27 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले OMO के अंतर्गत साल 2024 से साल 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हमारे ऑप्शन है 50 शिक्षक, 100 शिक्षक, 47 शिक्षक या फिर 57 शिक्षक। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है, उनके नामित किया गया है।
अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देश भर के 47 शिक्षकों को 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र ज्यूरी का गठन किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? हमें बताना है कि किस विश्वविद्यालय के सहयोग से किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल, सबसे स्पेशलिटी इसकी है कि यह बैटरी पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की गई। हमारे ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी मद्रास। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि आईआईटी बॉम्बे। शिव नाडर विश्वविद्यालय ने आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से लिथियम आयन बैटरी विकसित की है जो कि पर्यावरण के अनुकूल है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने शिव नाडर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि इस प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर के औद्योगिकी सहायता की क्षमता है, जिनमें तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और कई अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग, स्टीव स्मिथ, कैमरून वाइट या फिर मिशेल स्टार्क। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कैमरून वाइट वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कैमरून वाइट ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 4 टेस्ट, 91 वनडे और 47 टी20 मैच देश के लिए खेलने वाले कैमरून वाइट ने 47 या 47 आईपीएल मैच भी खेले हैं। तो दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स के सेट का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। आप इसे देखने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो हमारा पसंद आता है, आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार वीडियो अपलोड करें तो आप सबसे पहले उसको देख पाएँ, आप उसे समझ पाएँ। तब मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।